बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनएमडी कैट का चैप्टर थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट किया हुआ है। थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं और इसमें क्या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था दो साइंटिस्ट हॉर्न्स एंड मिलिकन ने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर एक न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर दो न्यूक्लियसेस की या दो से ज़्यादा न्यूक्लियसेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। डियर स्टूडेंट्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, इस हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के भी एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिफर, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो कम एनर्जी वाले होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब कभी भी किसी सिस्टम की एनर्जी हाई हो तो वो सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, और जब किसी सिस्टम की एनर्जी कम हो तो वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। इसलिए ये बात याद रखनी बहुत लाजमी है डियर स्टूडेंट्स कि एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि नोडल प्लेन क्या होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़ीरो हो उसे नोडल प्लेन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो दो ऑर्बिटल के दरमियान में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्या होता है डियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेकर चल रहे हैं। अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में आए, दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में आए, और वो इलेक्ट्रॉन s का हो, मीन के वो s ऑर्बिटल में हो, तो जब वो आपस में ओवरलैप करेंगे, अगर दो इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगी तो जो उनका लैम्डा होगा वो इंक्रीज़ होगा, मीन कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसेस की तरफ भागेंगे, न्यूक्लियसेस के दरमियान में आ जाएंगे। जैसे 1s1 को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें दोनों लूप्स एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, डाइफ्यूज़ हो जाती हैं,
ये डाइफ्यूज़ होना, लूप्स का डाइफ्यूज़ होना, ये बात शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ भागे हैं। और ये प्लस और प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा। डियर स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन होगी तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर इसी तरह जब दो पी के आपस में मिलेंगे, पी एक्स और पी एक्स मिलेंगे, तो यहाँ पर लीनियरली मिल रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दोनों ऑर्बिटाल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ भागेंगे। यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होगा? ज़ीरो होगा। यहाँ पे कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़ीरो हो। यहाँ पे भी नोडल प्लेन ज़ीरो है, यहाँ पे भी नोडल प्लेन ज़ीरो है। जब पी जेड को पी जेड के साथ मिलाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर तो पैरेलल ओवरलैप हो रहा है। जब पैरेलल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल में है तो ये क्या करेगा? ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में तो नहीं होगी, दो न्यूक्लियस से या तो ऊपर पाई जाएगी या तो न्यूक्लियस के अराउंड नहीं होगी। अब इसी वजह से यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल जो बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल यहाँ पे जो बनते हैं, उनमें नोडल प्लेन कितना है? एक है। तो ये आपका एमसीक्यूज होता है कि नोडल प्लेन कहाँ पे बनता है और नोडल प्लेन कहाँ पर बनता ही नहीं है। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल में नोडल प्लेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब 1s से मिला है तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में आया है, दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन भी वेव की फॉर्म में आया है और वो दोनों s के इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर भागेंगे। यानी जब ऑर्बिटाल दूर भागेंगे तो एक की लूप भी ऐसे बनेगी और दूसरे की लूप भी ऐसे बनेगी और यहाँ पर नोडल प्लेन बन जाएगा। तो नोडल प्लेन कितना हो जाएगा? एक। और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल बनेगा जिसको हम स्टार, सिग्मा स्टार से शो करेंगे। सिग्मा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हेड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, इस वजह से इसको सिग्मा कहेंगे। और एंटी बॉन्डिंग को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टार लगाते हैं। इसी तरह जब एक पी एक्स और दूसरा पी एक्स आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जब आते हैं, वेव की फॉर्म में है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है? यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस ये बात शो कर रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। जब भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होता है? वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों लूप्स जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागेंगे। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पर नोडल प्लेन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब एक पी जेड और दूसरा पी जेड आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागेंगे तो सारी लूप्स क्या हो जाएंगी? इलादा हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे। यहाँ पर नोडल प्लेन कितने आ जाएंगे? 2। यहाँ पर दो ऐसे रीजन बन जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये सिग्मा नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये पाई कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर पैरेलल ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे सिग्मा होगा क्योंकि यहाँ पर हेड वाइज ओवरलैप हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप लोगों का एमसीक्यूज हो सकता है यहाँ से कि बॉन्डिंग में नोडल प्लेन कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे नहीं बन सकता। अब डियर स्टूडेंट्स, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 3 रूल्स यूज़ करेंगे। आप वो प्रिंसिपल जिसके मुताबिक कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम लोअर एनर्जी लेवल में भरने हैं, फिर हायर में एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को भरना है। फिर हॉर्न्स रूल का इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भरना है, फिर उनको पेयर अप करना है। फिर पाली प्रिंसिपल का भी यूज़ किया जाता है कि अगर किसी
बॉक्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक क्लॉकवाइज हो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस MOT थ्योरी में है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं किसी ऐसे मालिक्यूल में जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 14 इलेक्ट्रॉन। मीन कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ नाइट्रोजन मालिक्यूल यानी N2 मालिक्यूल। एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आंसर आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन 14 होंगे तो हम लोग जो आर्डर है, जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी आर्डर है, वो इस तरह से लिखेंगे। मीन कि जब इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 होगी तो हम यहाँ पर सिग्मा 2s और सिग्मा 2p z को गैप देंगे। ये गैप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है मॉलिक्यूल के अंदर। इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होने की वजह से एटम का साइज़ बड़ा है। एटम का साइज़ बड़ा होने से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये जो S है और ये जो P है, इनकी आपस में मिक्सिंग हो सकती है। एक्सपेरिमेंट्स में ये शो किया है कि इनकी मिक्सिंग हो सकती है, इसलिए ये एक दूसरे से दूर दूर पाए जाते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6, दूसरे के भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो एक ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर कितना आएगा? 16 इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 से क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? ये आर्डर फिल करना है। इस आर्डर के मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो गैप है, जो सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s के दरमियान जो गैप है, वो क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इस गैप को कम क्यों किया है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, एटम्स का साइज़ कम हो जाएगा। जब एटम्स का साइज़ कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस, ये जो सिग्मा 2s है, इसको अपने साथ जोड़ के रखेगा, तो ये सिग्मा 2s p के साथ मिक्स नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये आर्डर फॉलो करते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखना कि अगर MCQs में हमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाली स्पीशी दी हुई है, तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और एनर्जी आर्डर सबसे ज़्यादा इस तरह होगा। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इस तरह का आर्डर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड आर्डर। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड आर्डर फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे? एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इट्स मीन इसका बॉन्ड आर्डर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन को अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए